दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभुत्व बढ़ाती जा रही है और जिस तरह से दिल्ली के सुनहरी बाग रोड से अब नए सुनहरे सपने दिखाने की तैयारी इस देश के दो राज्यों की हो रही है, उन दो राज्यों में जो सुनहरे सपने दिखाने की तैयारी है, क्या उसमें सबसे पहला निशाना बिहार है? क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को एक नाथ शिंदे की गति प्राप्त कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत शिद्दत से चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि पहले कौन, पहला नंबर किसका? अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 3/4 बहुमत अकेले दम विधानसभा में हासिल है, इसलिए न तो वहां की विधानसभा के अंदर किसी प्रकार का खेल दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, न ही बीजेपी के अंदर की गुजरात लॉबी कर सकती है और न ही बीजेपी की तरफ से आगे बढ़ाए जा रहे जनसेना पार्टी के पवन कल्याण कर सकते हैं। लेकिन जहां खेल होने की संभावना बढ़ती जा रही है वो राज्य बिहार है। आज दिल्ली के सुनहरी बाग रोड में, उसी रोड में जहां राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने नेता विपक्ष के तौर पर रिहायश उपलब्ध कराई है, उसी सड़क पर भाजपा के अगले अध्यक्ष माने जा रहे और मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष पटना के विधायक, बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन को दिल्ली में आशियाना मिला है। और सुनहरी बाग रोड से सुनहरे सपने दिखाने की जो कवायद है, उसमें पहला निशाना निश्चित तौर पर बिहार की नीतीश कुमार की सरकार है। नीतीश कुमार को एक नाथ शिंदे की भूमिका में लाने के लिए आखिर किस मुहूर्त का इंतजार हो रहा है? मुहूर्त दरअसल पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश चुनाव के ठीक पहले का, इस दरमियान की जो परिस्थितियां बनती जा रही है, इसी दरमियान ऑपरेशन नीतीश को क्या राजनीतिक तौर पर सफल बनाने की तैयारी है? पटना के अंदर की गतिविधियों को देखें तो पहला खेल एनडीए के अंदर से शुरू हुआ और एनडीए के अंदर से जो खेल शुरू हुआ उसमें छोटी पार्टियां कौन किसके पाले में जाए, ये पहले निशाने पर आई। और सबसे पहले जो पार्टी निशाने पर आई वो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड से निकली हुई है। बकौल नीतीश कुमार बार बार आ जाता है और जब मर्जी चला जाता है, ये बात उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कही थी। और फिर चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ रुख कर सकते हैं। तो इन चर्चाओं के बीच उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक ताकत बिहार की जनता ने बनाई, 4 विधायकों की ताकत, उन 4 विधायकों की ताकत में एक विधायक जो उनकी पत्नी है, उनको छोड़कर बाकी तीनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बोलते नजर आए, नितिन नवीन के साथ नजर आए। लेकिन यह खेल सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा तक का नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तात्कालिक निशाना इसलिए बन रही है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर जेडीयू में मर्ज करती, 4 विधायकों की संख्या के साथ मर्ज करती, तो जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बिहार की विधानसभा में बराबर यानी 89 की संख्या पर आकर टिक जाते। और जब बराबर यानी 89 की संख्या पर टिक जाते तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर तुषारापात होना तय हो जाता, क्योंकि उसके आगे जनता दल यूनाइटेड के लिए बिग ब्रदर के रोल में आना, बड़ी पार्टी बनना, यह सिर्फ समय की बात रह जाती। लेकिन ऑपरेशन उपेंद्र कुशवाहा या ऑपरेशन आरएलएम तो मुकम्मल हो गया, लेकिन ऑपरेशन उपेंद्र कुशवाहा या ऑपरेशन आरएलएम दरअसल ऑपरेशन आरएलएम नहीं, बल्कि ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल था, एक वो राजनीतिक छलावा जिस छलावे में विधानसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे को रखा गया। कि चुनाव तो उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है, बिहार में भी यही छलावा था। लेकिन बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें नीतीश कुमार की उपेक्षा मुश्किल हो गई और तात्कालिक तौर पर कुछ महीने के लिए बीजेपी की सोच के मुताबिक कहें तो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत एक कुछ 2 4 6 महीने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर दिया गया। लेकिन क्या नीतीश कुमार 2 4 6 महीने तक मुख्यमंत्री रहने वाले हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने, याद कीजिए, जब पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी वो मार्च 2000 का महीना था। आज हम 2025 के दिसंबर में बात कर रहे हैं। तकरीबन 26 साल पहले नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता का स्वाद चखा था और 20 साल से लगभग अगर 8 9 महीने के जीतन राम मांझी के कार्यकाल को छोड़ दे तो वो अनवरत रूप से बिहार की सत्ता में बने हुए हैं। स्टेपनी चाहे कोई भी रही हो,
लेकिन अब स्टेपनी की भूमिका क्या बहुत बड़ी नहीं रह गई है? इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के 35 विधायकों की बात करें तो उनकी मना स्थिति यही है कि नीतीश कुमार कब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ उनके साथ आ जाए। एमआईएम के विधायक नीतीश कुमार का खुलकर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी जो 2 विधायक हैं, चाहे उसमें आईपी गुप्ता की पार्टी हो जिसके वो अकेले विधायक हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के विधायक हो, इकलौते विधायक, इन दोनों की वही स्थिति है कि जिधर नीतीश कुमार उधर ही उनकी सत्ता और सियासत चल रही है, क्योंकि इस विधानसभा के 5 सालों के दरमियान बीजेपी के समंदर में समा जाने और खुद के अस्तित्व को भूल जाने के लिए न तो कोई विधायक तैयार है, न ही कोई पार्टी तैयार है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक भला कैसे तैयार हो गए? क्या कहीं कोई ईडी का मामला है कि भविष्य में ईडी उन पर दस्तक दे सकती है? क्योंकि कहा जाता है बिहार के राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि तीनों विधायक संसाधन संपन्न है और संसाधन संपन्न व्यक्ति यदि राजनीति में है तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के दायरे में जाने और भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुलने की गुंजाइश बढ़ती चली जाती है। क्या उसी का फायदा इन तीनों विधायकों को लेकर भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश में है? और जब बीजेपी इसका फायदा उठाने की कोशिश में है तो क्या नीतीश कुमार को यह दिख नहीं रहा कि बिहार के अंदर खेल कौन सा चल रहा है? सियासत दरअसल बहुत बेरहम चीज होती है और उस बेरहमी के दौर में नीतीश कुमार ने जिस ढंग से बिहार की सियासत में लंबे समय से तमाम तरह के कील कांटों को निकालकर अपने लिए रास्ता बनाया, एक बेहद छोटे वोट बैंक के सहारे जिस तरह से नीतीश कुमार ने हर चुनाव में अलग तरीके से नैरेटिव गढ़ने का काम किया, उस चुनावी नतीजों पर यदि गौर करें तो 2-3 बातें साफ होती है। पहली ये कि नीतीश कुमार के लिए रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने का भी राजनीतिक नुस्खा मौजूद था। लालू यादव की पार्टी को भी कमजोर करने का नुस्खा मौजूद था और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के चेहरे पर भले ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा उसी तरह इस विधानसभा में मिल गया हो जैसे 10 साल पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लालू यादव की पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने का दर्जा मिल गया था, बावजूद इसके बीजेपी की जमीन राजनीतिक तौर पर बिहार में दरकी हुई है और उसकी बुनियाद को लिखने का भी नीतीश कुमार के पास एक बड़ा कामयाब नुस्खा पहले से मौजूद रहा है। एक एक कर यदि हम चर्चा करें तो आखिर रामविलास पासवान की जमीन नीतीश कुमार ने कैसे कमजोर की थी? दलित वोटों के बीच महादलित कार्ड चलकर। लालू यादव की मंडल सियासत की जमीन नीतीश कुमार ने कैसे कमजोर की? ग्राम पंचायत के स्तर पर कर्पूरी फॉर्मूले का विस्तार करते हुए और अति पिछड़ों को राजनीतिक ताकत देकर। बीजेपी की चुनावी हिंदुत्व को नीतीश कुमार ने कैसे कमजोर किया? 2 स्तरों पर कमजोर किया। पहला, हिंदुत्व की राजनीति को जमींदोज करने के लिए जाति जनगणना के फॉर्मूले और बिहार में सफलतापूर्वक जाति जनगणना कराकर विमर्श के स्तर को सांप्रदायिकता से एक पायदान नीचे लाकर, मंडल से भी एक पायदान नीचे लाकर जातियों में विभक्त कर देने का। और दूसरा, समाज की हर जाति के भीतर, हर घर के भीतर यूं कहे तो एक महिला वोट बैंक का निर्माण, जिस महिला वोट बैंक की चेतना समाज की चेतना से अलग जाकर एक लैंगिक आधार पर बनी हुई ऐसी चेतना में तब्दील हो गई जिसने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व को भी उसी तरह से बिहार में नुकसान पहुंचाया जिस तरह से बिहार के अंदर मंडल की सियासत को पहुंचाया था। सवाल यह है कि इन तीनों को पूरा करने में, तीनों मिशन को और तीनों पार्टियों को निपटाने की प्रक्रिया को पूरा करने में नीतीश कुमार ने 20 साल लगा दिए और 2005 में 54 साल के नीतीश कुमार 2025 में 74 साल के नीतीश कुमार हो गए। और ये वो समय है, ये वो कालखंड अब शुरू हो चुका है जब जनता दल यूनाइटेड के अंदर से इन तीनों ही परिस्थितियों का फायदा उठाने की आदर्श स्थिति जब आई, तब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो या ना हो, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अंदर सेकंड लाइन लीडरशिप कहां है, पार्टी का नेतृत्व भविष्य में कौन करेगा, इस चर्चा को जिस प्रकार से गोदी मीडिया से लेकर तमाम दूसरे तरह की मीडिया चर्चाओं के केंद्र में ला रही है, इससे एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के कैडर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी
और पूरे बिहार के समाज के अंदर एक विमर्श का स्तर तो जरूर बन गया है कि आखिर नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा। जॉर्ज फर्नांडिस ने जो विरासत नीतीश कुमार को सौंपी थी, क्या नीतीश कुमार से वो विरासत नीतीश कुमार के परिवार तक सीमित हो जाएगी या नीतीश कुमार के आगे वो विरासत पार्टी के किसी नेता के हाथ में जाएगी। और इस विरासत की संभावना में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी रुचि लेने लगी, उसके बाद से यह साफ हो चला कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ बिहार में नीतीश कुमार के मिशन को फेल करने की कवायद बीजेपी के इशारे पर चलती हुई दिख रही है, तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के अंदर उत्तराधिकार की जंग को क्या भविष्य के लिए बढ़ाया जा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही तो नहीं हो रहा। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द नीतीश कुमार की राजनीतिक प्राथमिकताओं के बीच में महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे वाली घटना की पुनरावृत्ति बिहार में होने की संभावना बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि यह पुनरावृत्ति होगी कैसे, और इन सवालों के बीच सबसे बड़ी परिस्थिति यह है कि नीतीश कुमार क्या अपनी पार्टी को एकजुट रख पाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी की एकजुटता नीतीश कुमार की पार्टी की और नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर तय होती है, लेकिन नीतीश कुमार की भूमिका को सवालों के घेरे में लाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही शुरू हो जाए तो फिर उस परिस्थिति में क्या कहा जा सकता है। 2015 में लालू यादव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर दूसरे नंबर की पार्टी जब पहले नंबर की पार्टी जब विधानसभा में बनकर आए, राष्ट्रीय जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी, तब भी नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष और गृह मंत्रालय इन दोनों में से किसी पर कंप्रोमाइज नहीं किया। उस दौर में लालू यादव से 9 विधायक कम थे नीतीश कुमार के। आज की तारीख में भाजपा से केवल 4 विधायक नीतीश कुमार के कम हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष और गृह विभाग इन दोनों पर नीतीश कुमार की पार्टी को समझौता करना पड़ा और दोनों ही पद भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ने पड़े। और जब ये दोनों ही पद बीजेपी के लिए इन्हें छोड़ने पड़ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ टिक पाएंगे? क्या नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे वाली गति को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर होते जाएंगे? संभावनाओं का द्वार भारतीय जनता पार्टी के लिए उतना ही खुलता जाएगा जितने दिनों तक नीतीश कुमार इस गठबंधन के अंदर बैठे रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर उनकी समाजवादी धारा के दल, जो पहले जनता दल का ही हिस्सा हुआ करते थे और अलग अलग कालखंड में जनता दल से अलग होकर कोई बीजू जनता दल के रूप में गिरा, और बीजू जनता दल का बीजेपी ने क्या हाल हुआ वो सबने देखा। कोई ओम प्रकाश चौटाला की राष्ट्रीय लोकदल इंडियन नेशनल लोकदल के रूप में गिरा, क्या हाल उस पार्टी का हुआ वो सबने देखा। और कोई समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल के रूप में नजर आया, और उन दोनों की परिस्थितियां चुनावी हिंदुत्व के सामने किस तरह एक सामाजिक आधार की ताकत और उस ताकत की कमजोरी बन जाने की प्रक्रिया के बीच भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाती नजर आई। और वहां नीतीश कुमार की भूमिका जब इस पूरे विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही हो, वहां नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक अहमियत को बार्गेनिंग की ताकत से अब ऊपर उठ चुकी विधानसभा के गणित के बीच जब खुद को उस आईने में देखने तक पहुंचते हैं, तो क्या विपक्ष में बैठे हुए 42 विधायक नीतीश कुमार की जो संभावित ताकत नजर आ रहे हैं, क्या उस ताकत से नीतीश कुमार अनजान है? ये एक सवाल बड़ा है, और इन सवालों को अगर बिहार की परिस्थितियों से जोड़कर देखें, भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखें, तो एक तरफ सम्राट चौधरी की सक्रियता बुलडोजर मॉडल के तहत, खासकर गृह मंत्रालय संभालने के बाद उनके विभाग की सक्रियता, दूसरी तरफ बिहार में जमीन विवादों को लेकर जिस प्रकार से बिहार के लॉ एंड ऑर्डर की छीछा लेदर हो रही थी, उन सब के दरमियान बीजेपी से आने वाले दूसरे डिप्टी सीएम जो बिहार में राजस्व भूमि सुधार का काम देखते हैं, विजय कुमार सिन्हा की भूमिका, और इन दोनों के बीच जनता के बीच बुलडोजर मॉडल पर सवाल और विजय कुमार सिन्हा की प्रशंसा के रूप में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, उन परिस्थितियों के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बिहार के अंदर जो मिक्स रिस्पांस प्राप्त करने की स्थिति में जा रही है, उन सब के बीच क्या नीतीश कुमार हाथ झटकने की भूमिका की तरफ बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की कोशिशें जारी है,
राहुल गांधी की कोशिशें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने को लेकर है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में आज ही खबर आई कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ को सरकार ने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दी। अब सवाल घूम फिर कर आता है कि जिन अधिकारी को ममता बनर्जी की सरकार ने नियुक्त किया है, उन्हें वाई प्लस कैटेगरी देने और उनकी सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा इतना चिंतित होने की परिस्थिति क्यों आ रही है, खासकर तब वो जुलाई में रिटायर हो रहे हैं। इस पूरे खेल को, सिक्योरिटी देने के बहाने चल रहे खेल को ममता बनर्जी भी समझ रही है। और ममता बनर्जी के राज्य में चुनाव के पहले अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटक कर विपक्ष के साथ खड़े होते हैं तो किस तरह की परिस्थितियों से बीजेपी पश्चिम बंगाल में, जो पहले से ही हलकान है, वो और ज्यादा दो चार होती हुई दिखाई दे रही है। इस बात का एहसास बीजेपी को भी है। लिहाजा बीजेपी बंगाल चुनाव तक चुप्पी साधने के लिए विवश है, लेकिन नीतीश कुमार के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो बंगाल चुनाव तक चुप्पी साधे, यूपी चुनाव तक चुप्पी साधे और अपनी सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी को करने की परिस्थितियों की तरफ जाने को विवश हो जाए। ये व्यवस्था, ये मजबूरी नीतीश कुमार की अब नहीं है, क्योंकि विधानसभा का अंक गणित ही कुछ ऐसा है कि उस अंक गणित में राष्ट्रीय जनता दल अब बार्गेनिंग की स्थिति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बार्गेनिंग से भी ज्यादा की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी बिहार में सेकुलर अलायंस में किसी का भी स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हुई दिखती है। और इन सब के बीच बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक, यानी बिहार के पूरब और पश्चिम में मौजूद दोनों राज्यों में जिस तरह की राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, जिस तरह से पंकज चौधरी की ताजपोशी के बाद ब्राह्मण कुर्मी का एक अलग तरीके का समीकरण बिठाने की कवायद बीजेपी कर रही है, वहां नीतीश कुमार की अहमियत का एहसास तो तभी होता है जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के सामने साष्टांग दंडवत होने की स्थिति में तभी आती है जब उत्तर प्रदेश की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिखाई देती है। और इस पूरे राजनीतिक खेल को अगले 14-15 महीने की स्थितियों को नीतीश कुमार बखूबी समझ रहे हैं कि इस मौके पर चुप बैठ गए तो न सिर्फ उनका सिंधेकरण होना तय है, बल्कि बिहार की राजनीति में भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार स्थापित होने की भूमिका करीब करीब तय है। और यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी बेंचों पर बैठेगी ही, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद बैठेगी। जैसे जुलाई 2017 से लेकर नवंबर 2020 के बीच राष्ट्रीय जनता दल सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद बिहार विधानसभा में विपक्ष की कुर्सियों पर बैठने पर विवश थी, उस स्थिति में बीजेपी तो जाएगी ही, उत्तर प्रदेश की सत्ता भी और अखिलेश यादव का पीडीए भी इतना मजबूत होगा जिससे उत्तर प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ से फिसलनी तय होगी। और फिर उसके बाद नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर इंडिया गठबंधन से लेकर एनडीए के बीच तक इस रूप में होगी जिस रूप में नीतीश कुमार अपने आप को 2015-17 के बीच देखते थे। थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि बिहार का सामाजिक समीकरण, बिहार का सामाजिक ताना बाना और बिहार के अंदर सत्ता के अंदर हर मंत्री के द्वारा खुद को डिपार्टमेंटल मुख्यमंत्री, विभागीय चीफ मिनिस्टर समझने की जो प्रवृत्ति और उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण जिस प्रकार से होता हुआ प्रतीत हो रहा है, उन सब के बीच नीतीश कुमार क्या चुप बैठने वाले हैं? देखते जाइए। राजभवन की भूमिका अब बड़ी नहीं रह गई है। बिहार के अंदर जो अब बड़ी भूमिका रह गई है वो हिजाब विवाद के ठंडा पड़ने के बाद नीतीश कुमार के उस सेकुलर चेहरे की है, जिस सेकुलर चेहरे की कवायद के लिए, उस सेकुलर चेहरे की पहचान के लिए नीतीश कुमार कभी कहा करते थे कि देश के सर्वोच्च पद की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति को टोपी भी लगानी पड़ती है और टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है। टोपी और टीका के बीच की परिस्थितियों में जहां एक तरफ राम जन्मभूमि पर चंद्रबाबू नायडू आज पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कदम इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ते हुए 15 जनवरी के बाद कभी भी किसी भी दिन बड़ी खबर के रूप में दिख सकते हैं। इंतजार कीजिए, बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।